नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम आ रहा है सीटेट का, उसके लिए सीडीपी के 120 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। 120 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सीडीपी के। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। जो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा। तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम हो जाता है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, क्या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है। जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो हो जाता है नैतिक विकास से संबंधित। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय वो दिया है स्किनर ने। व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अधिगम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, या फिर आपको कहीं कहीं भी 1350 ग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। जो 8 वर्ष का हो जाता है सुधीर, उसकी जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाती है आपकी 125। कैसे निकालेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है MB × 100। ठीक है, M4 मानसिक आयु, P4 वास्तविक आयु और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे और इस फॉर्मूले को रखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाता है जो वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु हो जाती है इसकी 8 वर्ष और मानसिक आयु है वो हो जाती है इसकी 10 वर्ष, गुना में हो जाता है हमारा 100। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो 8 से घटाएंगे 100 को तो ये आ जाएगा आपका 12.5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो ये हो जाता है 125 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा तो 125 आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर 125 आ जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये मानता है आपका जेम्स लैग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। तो ये कहा जाता है आपका कुंठा। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। जब एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसके कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है। जो सबसे अधिक बार आता है उसको कहा जाता है बहुलक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्किनर ने। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाते हैं आपके सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिनी साइमन ने। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक कैसा माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि का जो बालक है वो माना जाएगा सामान्य बुद्धि। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव के प्रयोग किस पर किया है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किस पर किया है। तो पावलोव ने किया है कुत्ते पर प्रयोग। सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो प्रतिपादन किया है ये किया है कोहलर ने, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। विस्मृति कम करने का उपाय हो जाएगा पाठ या फिर पुनरावृत्ति।
पाठ की जो पुनरावृत्ति है वो हो जाती है। सी, विस्मृति कम करने का उपाय। क्रोध व भय किसका है? क्रोध व भय का प्रकार किसका है? तो ये प्रकार हो जाता है आपका संवेग का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके व्यवहार की नकल कहलाएगी अनुकरण। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव एक नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसको जो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की असफलता को कहा जाता है विस्मृति। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तू ने। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? जो हॉल का सिद्धांत है वो व्याख्या करता है आपकी किशोरों का मनोविज्ञान की। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? तो ये दिया है इन्होंने फ्रायड के महत्व को। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने जो है महत्व दिया है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको CTET की और UPTET की सभी वीडियो जो है मिल जाती है। जितने भी आपके टीचर से जुड़ी हुई परीक्षाएं सब के लिए हमारे चैनल पर वीडियो बनाते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था W. वुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स वर्तीमर ने। सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? सघन सिद्धांत हो जाता है स्मृति से संबंधित। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है अनौपचारिक कथन। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हो जाते हैं सिगमंड फ्रायड। ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो की है कैनन ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाता है क्रो एंड क्रो का। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाई जाएगी सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को गुना 100। और इसका जो एक शॉर्ट फॉर्मूला है आप कर सकते हैं MV/100, ठीक है। M से वास्तविक आयु, M से मानसिक आयु, V से वास्तविक आयु गुना 100। सीखने में भूल व प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। टोटल यहाँ पर आपको जो है 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में होते हैं 23 जोड़े। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है स्किनर के द्वारा। 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टॉप जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और CTET की UPTET की परीक्षा में 2 बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक ही परीक्षा में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैकडूगल की हो जाती है 14 जो मूल प्रवृत्ति हैं वो इन्होंने बताई हैं। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सृजनात्मकता के लिए।
गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन हो जाता है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति है वो न्यूनतम स्तर पर होती है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है ये न्यूनतम स्तर पर होती है ज्ञान में। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है आपका गेट्स व अन्य के द्वारा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये मापन करता है बुद्धि का। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? जो बालक है उसके विकास की दशा कैसी हो जाएगी? उसके विकास की जो दिशा है वो होती है सिर से पैर की तरफ। पहले उसके सिर का विकास होगा, उसके बाद जो उसके नीचे की तरफ वो चलता रहेगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर उसके पैरों का विकास होगा। क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो नहीं, ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हो जाते हैं जॉन डेवी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने की अनुगमन करती है? किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? तो ये करती है क्रमबद्ध व्यवस्थित को, क्रमबद्ध और व्यवस्थित को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है? जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार दिया है आपका निरंतरता का सिद्धांत। मानव जाति में विकास कब होता है? मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत। ठीक है, पूरे जीवन जो है विकास चलता रहता है मानव जाति में। क्या विकास संयोगों का परिणाम है? क्या विकास संयोगों का परिणाम है? तो नहीं, विकास जो है संयोगों का परिणाम नहीं माना जाता है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है? तो ये करता है 12 माह की आयु में जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कौन जो है अपना है और कौन पराया है। ठीक है, किससे रोना है और किससे खेलना है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको कहा जाता है खिलौनों की आयु। कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। क्या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो जो शैशवावस्था है वो हो जाती है मानव विकास की प्रथम अवस्था। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य हो जाएगा वजन में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध हो जाता है विकास से। परिपक्वता का संबंध हो जाता है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था हो जाती है किशोरावस्था। शैशव काल की अवस्था क्या होती है? शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। अवधि आपसे पूछी गई है शैशव काल की, तो जन्म से 2 वर्ष तक जो है शैशव काल की अवधि होती है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? भाषा सिखाने का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? तो भाषा सिखाने का सही क्रम हो जाता है पहले श्रवण होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यानी पहले जो है आपको सुनना सीखना पड़ेगा, फिर आपको सुनने के बाद बोलना सीखना पड़ेगा, फिर आपको उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? तो जब लिखना सीखेगा बालक उससे पहले लेखन संबंधी जो जिज्ञासा है उसको जो है उत्पन्न करना पड़ेगा। बाल विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल विज्ञान का केंद्र बिंदु हो जाता है बालक। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल होता है अति संवेदनशील। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता वो है चिंतन प्रक्रिया नहीं है।
ठीक है, क्योंकि चिंतन जो है सहज अवस्था में बच्चा नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हो जाते हैं किलपैट्रिक। और इसमें जो है आपको टोटल 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होगी? तो बालक की जो प्रथम पाठशाला वो परिवार है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन, तो ये हो जाता है प्रकृति अवलोकन। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? व्यवहारवाद की स्थापना की है वाटसन ने। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था वाटसन ने। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। ठीक है, विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए राष्ट्रीयता के विकास हेतु। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में तो ये हो जाता है वहाँ का वातावरण। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाती है किशोरावस्था। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की है? आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की है वुड ने। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाते हैं जेम्स। छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलने चाहिए? छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलने चाहिए? तो ये हो जाता है सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? जो मस्तिष्क हो जाता है बाएं अर्धगोल से क्या होता है? तो ये होता है आपका भाषात्मक विकास। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? औसत शब्द शक्ति पूछी गई है 2 वर्ष के बच्चे की। तो 2 वर्ष का बच्चा केवल 200 से 300 शब्द वो बोल सकता है। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होगा? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं, तो ये मानते हैं स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे सीखते हैं मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सृजनात्मकता से। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक किस किस प्रकार से विकास सीखते हैं? तो बालक सीखते हैं प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके विकास बच्चे सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ है वो बनाती है विविध शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण के बारे में स्पष्टता। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा रचनावादी मॉडल। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ये हो जाता है धैर्य और दृढ़ता।
आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो टीचर को जो है उससे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, उससे जो है बातचीत करेंगे। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जो खेल शिक्षण विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक है ये हो जाते हैं फ्रोबेल। शिक्षक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो शिक्षक को अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो ये हो जाती है खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त विधि है। डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? जो डॉल्टन शिक्षा विधि का विकास है ये क्या है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है सीखने हेतु अच्छे सुलभ कर्ता की। रोस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रोस ने संवेग को बांटा है 3 प्रकार से। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो गोलमैन हैं वो संबंधित हो जाते हैं आपके संवेगात्मक बुद्धि से। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति जो सहानुभूति प्यार दुलार से अनुराग की उत्पत्ति होती है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की जो नियमित प्रक्रिया है उसको कहा जाता है प्रेरणा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है आपकी रुचि। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है आपका अभिप्रेरणा। कोलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? कोलसनिक के अनुसार कल्पना का जो पुनर्गठन है वो हो जाता है चिंतन। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है आत्मा का विज्ञान। हेंज की दुविधा की कहानी किसके सिद्धांत पर आधारित है? हेंज की दुविधा की कहानी हो जाती है कोलबर्ग के सिद्धांत पर आधारित। मचान सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मचान सिद्धांत हो जाता है सीखने में वयस्कों का सहायता प्राप्त करने से संबंधित। कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? समावेशी शिक्षा की विशेषता हो जाएगी कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। एक बालक का बौद्धिक विकास किससे संबंधित है? एक बालक का बौद्धिक विकास हो जाता है अनुकूलन और समझौते से संबंधित। विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है वाइगोत्स्की ने। व्याकरण शिक्षा की व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होता है? तो वह विधि अपेक्षाकृत उचित होगी जो बच्चों के उदाहरण के नियमों की ओर जाते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अनुभव का अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं?
तो ये मानते हैं विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। टोटल 120 क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको मिल गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आगे भी मिलते रहेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, और चलिए दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।